जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और उसमें आप 100% सफलता चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़ी जितनी भी चीज़ें होती है उसका डिस्कशन करते हैं। जैसे एनसीईआरटी बुक का डिस्कशन हो गया, या फिर लुसेंट हो गया, या और सारी भी बुकें हो गई। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं। सातवाहन युग जो एनसीईआरटी महेश बर्नवाल का सार संग्रह है, जो कि 6 से 12 तक की है। और ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, यूजीसी हो गया, नेट हो गया, जेआरएफ हो गया, और साथ ही साथ जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस वीडियो में हम लोग सातवाहन युग यानी कि अध्याय 12 और 13 को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है इसमें राजनीतिक इतिहास, यानी सातवाहन युग का जो राजनीतिक इतिहास था वो क्या था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दक्कन और मध्य भाग में मौर्य के उत्तराधिकारी सातवाहन हुए। पुराणों में सातवाहनों को आंध्र कहा गया है। ठीक है, पुराणों में सातवाहनों को क्या कहा गया है? आंध्र कहा गया है। सातवाहन अभिलेख में आंध्र नाम नहीं मिलता है। पुराणों के अनुसार आंध्रों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। यही समय सातवाहनों का शासनकाल माना जाता है। सातवाहनों के सबसे पुराने अभिलेख ईसा पूर्व पहली सदी के हैं। उन्होंने कण्वों को पराजित कर मध्य भारत के कुछ भागों में अपनी सत्ता स्थापित किया। जो इसमें शासक था वो सिमुक था, प्रथम शासक। तो सातवाहनों की शक्ति को स्थापित करने वाला प्रथम शासक सिमुक था। पुराणों के अनुसार सिमुक ने अंतिम रूप से शुंग व कौरव सत्ता को समाप्त किया, परंतु इस बात के प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि सिमुक ने मगध पर आक्रमण किया, जहां कौरव वंश का सुशर्मन शासक कर रहा था। अगला शासक हुआ कृष्ण, जो 37 से 27 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। सिमुक के बाद उसका भाई कृष्ण यानी कान्हा शासक बना। पुराणों के अनुसार उसने 18 वर्षों तक शासन किया तथा उसने नासिक तक सातवाहन शक्ति का विस्तार किया। नासिक शिलालेख में इसका नाम मिलता है तथा इसके शासनकाल में राज्य के किसी उच्च पदाधिकारी ने नासिक में एक गुफा का निर्माण करवाया था। अगला शासक है सातकर्णी प्रथम, जो 27 से 17 ईसा पूर्व तक इसका शासन रहा। सातवाहनों का अगला शासक सातकर्णी प्रथम था। वह सिमुक का पुत्र या भतीजा, यानी कि पुत्र था या नहीं तो फिर भतीजा था, इसी में कोई था, वो स्पष्ट रूप से इसका जानकारी नहीं मिला है। उसके नाम का उल्लेख सातवाहन अभिलेख में पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में मिलता है। यह सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। 10 वर्षों के शासनकाल में वह दक्षिणापथ का सबसे शक्तिशाली राजा बन बैठा। अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए अंगीय व अमीय वंश की राजकुमारी नयनिका से विवाह कर लिया। उसकी रानी नयनिका के अभिलेख में सातकर्णी के कार्यों को पूरा प्रकाश पड़ता है। सातकर्णी प्रथम ने मालव शैली की गोल मुद्राएं तथा अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राओं का प्रचलन किया। उसके बाद अगला शासक आया हाल, जो 20 से 24 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। ईसवी में हाल इस वंश का 17वां राजा था। इसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना की। इसमें उसकी प्रेम गाथाओं का वर्णन है। इसके काल में गुढ़ाड़ी को बृहद कथा कोश नामक ग्रंथ की रचना की। कात्रंग के लेखक सर्ववर्मन उसके दरबार में रहते थे, यानी कि जो कात्रंग ये पुस्तक है इसका लेखक सर्ववर्मन थे, जो उसके दरबार में रहते थे। गौतमी पुत्र सतकर्णी, जो 106 से 130 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इसके समय में इसकी माता बलश्री का नासिक अभिलेख प्राप्त हुआ है। नासिक अभिलेख में इसे एकमात्र ब्राह्मण एवं अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। गौतमी पुत्र सतकर्णी का साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। गौतमी पुत्र सतकर्णी के उत्तराधिकारी वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने अपने राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठन या प्रतिष्ठान में स्थापित की। सौराष्ट्र के शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने सातवाहनों को 2 बार हराया, परंतु वैवाहिक संबंध के कारण उसका नाश नहीं किया गया। उसने बौद्ध संघ को अजकालिये तथा कार्ले का भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान में दिए। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेंकटक नगर यानी नासिक जिला की स्थापना की। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, ये 130 से 154 ईस्वी तक शासन किया था। पुराणों में उसका नाम पुलुमा सतकर्णी और टॉलमी के विवरण में सीरोपोलियोमस के रूप में मिलता है। मुद्राओं व अभिलेखों यानी कि नासिक, कार्ले और अमरावती में भी उसका नाम मिलता है।
संभवतः उसी ने नौनगा की स्थापना की। उसने भी महाराजा और दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की, जिसका उल्लेख अमरावती लेख में मिलता है। आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त करने के बाद इसे प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया। इसके सिक्कों पर दो पतवारों वाले जहाज का चित्र नौशक्ति के पर्याप्त विकास का प्रमाण है। यज्ञ श्री सतकर्णी, ये 165 से 194 ईस्वी तक शासन किया। सातवाहन शासक यज्ञ श्री सतकर्णी 165 से 194 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था। उसके सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में पाए गए हैं। इन सिक्कों पर जहाज का चित्र है जो जल यात्रा और समुद्री व्यापार के प्रति उसके प्रेम का परिचायक है। भौतिक संस्कृति के पहलू। सातवाहनों के सिक्के अधिकांशतः शीशे के निर्मित हैं जो दक्कन में पाए जाते हैं। सातवाहन शासकों ने पोटीन, तांबे और कांसे के सिक्के का निर्माण किया था। करीमनगर जिले के पेंडबंकुर ने पक्की ईंट और छत में लगने वाले चिपटे छेददार खपड़े का प्रयोग किया गया है। द्वितीय शताब्दी ईस्वी के ईंटों के बने 22 कुएं भी इस स्थल पर पाए गए हैं। प्लिनी ने लिखा है कि पूर्वी दक्कन और आंध्र प्रदेश में लगभग सभी गांवों के अलावा दीवार से घिरे 30 नगर थे। अत्यधिक संख्या में मिले रोमन और सातवाहन सिक्कों से बढ़ते हुए व्यापार का संकेत मिलता है। सामाजिक संगठन कैसा था उस समय का? तो सातवाहन दक्कन की ब्राह्मण जाति के थे। सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी ने कहा है कि उसने विच्छिन्न होते हुए चातुवर्ण यानी कि 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संस्कार यानी कि वर्णों और जातियों का सम्मिश्रण को रोका। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान या जागीर देने वाले प्रथम शासक सातवाहन थे, किंतु उन्होंने अधिकतर भूमिदान बौद्ध भिक्षुओं को दिया। शिल्प और वाणिज्य में हुई प्रगति के फलस्वरूप इस काल में अनेक वाणिज्य और शिल्प का उत्कर्ष हुआ। उन्होंने स्मारक व शिला पट्टिकाओं को स्थापित किया। शिल्पियों में गंथिकों का नाम दाता के रूप में अनेक बार उल्लेखित किया गया है। गंधिक वे शिल्पी कहलाते थे जो इत्र आदि बनाते थे। सातवाहनों के सामाजिक व्यवस्था में पितृसत्तात्मकता के साक्ष्य मिलते हैं। उनके शासकों के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। गौतमीपुत्र, वशिष्ठीपुत्र आदि नाम से स्पष्ट है कि उनके समाज में माता की प्रतिष्ठा अधिक थी, किंतु सारतः सातवाहन राजकुल पितृसत्तात्मक था क्योंकि राज सिंहासन पर उत्तराधिकारी पुत्र होता था। प्रशासनिक ढांचा कैसा था उस समय का? तो सातवाहनों ने कई प्रशासनिक इकाइयां रखी जो अशोक के काल में पाई गई थी। उनके समय में जिले को अशोक के काल की तरह ही आहार कहते थे। उनके अधिकारी मौर्य काल की तरह ही अमात्य और महामात्य कहलाते थे। सेनापति को प्रांत का शासनाध्यक्ष या राज्यपाल बनाया जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का कार्य गौमिलिक को सौंपा जाता था, जिनमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े व 45 पैदल सैनिक होते थे। गौमिलिक को ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिए रखा जाता था ताकि वह शांति व्यवस्था बनाए रखे। उनके अभिलेखों में कटक और स्कंधावार शब्दों का अधिक उल्लेख मिलता है। ये सैनिक शिविर और बस्तियां होते थे। सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम दान की प्रथा आरंभ की। सातवाहन राज्य में सामंतों की 3 श्रेणियां थीं। पहली श्रेणी का सामंत राजा कहलाता था तथा उसके सिक्का ढलवाने का अधिकार होता था। द्वितीय श्रेणी का सामंत महाभोज कहलाता था तथा तृतीय श्रेणी का जो सामंत होता था वो सेनापति कहलाता था। वहाँ की धर्म व्यवस्था कैसी थी? तो सातवाहन शासक ब्राह्मण थे और उन्होंने ब्राह्मणवाद के बीजाभिमान का नेतृत्व किया। वे कृष्ण, वासुदेव आदि जैसे बहुत से वैष्णव देवताओं का उपासक थे। सातवाहन शासकों ने भिक्षुओं को ग्राम दान देकर बौद्ध धर्म को बढ़ाया। इनके राज्य में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का प्रभाव था। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा और अमरावती नगर सातवाहनों के शासक में विशेष कर उनके उत्तराधिकारी इक्ष्वाकुओं के शासन में बौद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। वहाँ की भाषा, तो सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। सभी अभिलेख इसी भाषा में और ब्राह्मणी लिपि में लिखे हुए हैं। प्राकृत ग्रंथ गाथा हास्यतई या गाथा सप्तशती
हाल नामक सातवाहन राजा की रचना बताई जाती है। इसमें 700 श्लोक हैं जो सभी प्राकृत में हैं। अब हम लोग अगला अध्याय 13 पढ़ेंगे, जिसमें सुदूर दक्षिण के इतिहास को का आरंभ इसमें शुरू किया गया है। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। महापाषाणिक मेगालिथ, यानी इस समय को महापाषाणिक मेगालिथ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जानकारी हमें उसकी यथार्थ वस्तु यानी कि जो बहुत ही कम मिलती है से नहीं, बल्कि उनकी कब्रों से मिलती है जो महापाषाण कहलाती है। इन कब्रों को महापाषाण इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें बड़े बड़े पत्थरों से घेर दिया जाता था। इन कब्रों में दफनाए गए लोगों के न केवल अस्थि पंजर बल्कि उनके साथ मृद भांड और लोहे की वस्तुएं भी मिलती है। इन वस्तुओं से हमें उनकी जीविका के स्रोत का आभास मिलता है। हमें उनके वणाग्र, बर्छी की नोक, फावड़े एवं हाशिया मिले हैं। ये सभी लोहे के बने हैं। इन कब्रों में कृषि के औजार कम मिलते हैं तथा शिकार के हथियार अधिक मिलते हैं। महापाषाणिक लोग प्रायद्वीप के सभी ऊंचे क्षेत्रों में पाए जाते थे, परंतु उनका जमाव पूर्वी आंध्र और तमिलनाडु में अधिक प्रतीत होता है। महापाषाणिक संस्कृति का आरंभ काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जा सकता है। अशोक के अभिलेखों से उल्लेखित चोल, पांड्य और केरल पुत्र यानी कि चेर शायद भौतिक संस्कृति की उत्तर महापाषाणिक अवस्था के लोग थे। तमिलनाडु के दक्षिणी जिले में रहने वाले महापाषाणिक लोग मृतकों के अस्थि पंजर को लाल कलश में रखकर गड्ढों में दफनाते थे। महापाषाणिक लोग धान और रागी उपजाते थे। उनकी कृषि बहुत ही कम भाग पर होती थी। राज्य का बनना और सभ्यता का उदय। ये लोग ऊंची भूमि के उर्वर नदी घाटियों में आए और कछारी डेल्टा क्षेत्रों में कृषि योग्य बनाया। अनेक व्यापारी, विजेता, जैन धर्म और कुछ ब्राह्मण धर्म प्रचारक उत्तर में आकर प्रायद्वीप के छोर तक पहुँचे। उनके साथ आई भौतिक संस्कृति के बहुत से तत्व के साथ इन महापाषाणिक लोगों का संपर्क हुआ। संपर्क से प्रेरित होकर उन्होंने संभवतः धान रोपाई की परिपाटी अपनाई, अनेक गांव और नगर बसाए तथा उनके मध्य सामाजिक वर्ग बन गए। उत्तर और सुदूर दक्षिण तमिलकलम और तमिश्कम कहलाता है। दक्षिणापथ अर्थात दक्षिण को जाने वाला रास्ता उत्तरी क्षेत्र के लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ, क्योंकि दक्षिण से उन्हें सोना, मोती और विविध रत्न प्राप्त होते थे। आरंभिक संगम ग्रंथ के लेखकों को गंगा और सोन नदी ज्ञात थी तथा मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र भी ज्ञात थी। चोल, चेर और पांड्य इन तीनों राज्यों के उदय में रोमन साम्राज्य के साथ बढ़ते हुए व्यापार का भी हाथ था। इसके बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ पे तुलना करेंगे चोर, चेल और पांड्य के बीच में। तो सबसे पहले क्षेत्र देख लेते हैं। तो जो चेर की क्षेत्र थी वो केरल या कावेरी थी, और जो चोल का था वो आंध्र प्रदेश यानी कि पेन्नार नदी और बेल्लार नदी के आसपास था, और जो पांडे का था वो तमिलनाडु के कावेरी या ताम्रपर्णी नदी के आसपास था। अगर अवस्थिति देखें तो कि चेर की जो अवस्थिति थी कोचिंग और मालाबार थी, चोल का तंजावुर और तिरुचिरापल्ली थी, और पांडे का था तिरुनेलवेली और रामनाथपुरम। शाब्दिक अर्थ देखा जाए चेर का क्या होता है तो पर्वतीय देश होता है, चोल का होता है नया देश और पांडे का होता है प्राचीन देश। प्रशासनिक राजधानी तो चेर का था वज्जी और चोल का था उरयूर और पांड्य का था मदुरै। समुद्री राजधानी अगर चेर का देखा जाए तो मुजिरिस था, और चोल का पुहार या कावेरी पट्टनम था, और पांड्य का था कोरकई। प्रथम शासक अगर चेर का देखा जाए तो वो था उदयन जेरल, और चोल का था उवर पहरेरे, और पांड्य का था नेडियोन। प्रथम उल्लेख अगर मिला है तो चेर का उल्लेख मिला है ऐतरेय ब्राह्मण में, और चोल का मिला है अष्टाध्यायी में, और पांडे का मिला है इंडिका में। उपनाम अगर देखा जाए तो चेर का उपनाम था सबसे प्राचीन राज, चोल का था सर्वाधिक शक्तिशाली राज, और पांडे का था दक्षिणी राज। शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो चेर का होता है पर्वतीय देश, चोल का होता है नया देश, और पांडे का होता है प्राचीन देश। अगला था अनुश्रुतियों के आधार पर तीनों परिषदों या संगमों का विवरण। तो प्रथम जो संगम हुआ था वो मदुरई में हुआ था ऋषि अगस्त के अध्यक्ष में, और उस समय सदस्य थे 549 और संरक्षक शासकों की संख्या थी 89।
प्रस्तुत लेखक जो थे उस समय 4499 थे और संगम अवधि 4400 साल तक था। इसकी प्रमुख जो रचनाएं हुई थी उसमें था अकट्यम, मुदुरनरय, परिपालन, मुंदुकरम, कलरियाविरय इत्यादि। द्वितीय जो था वो अलवय में हुआ था। उसके अध्यक्ष थे तोलकापियर, संस्थापक भी थे और संस्थापक थे अध्यक्ष अगस्त। सदस्य संख्या था 49 और संरक्षकों की संख्या थी 59। प्रस्तुत लेखक थे 3700 और संगम अवधि 3700 वर्ष थी। प्रमुख रचनाएं थी उस समय की अकट्यम, तोलकापियम, मापुराणम इत्यादि। तृतीय जो संगति हुई थी वो उत्तरी मदुरई में हुई थी और अध्यक्ष उस समय थे नक्किरर और सदस्य थे 49 और संरक्षक भी थे 49 और प्रस्तुत लेखक 449 और संगम जो अवधि था वो 1850 था। उस समय की जो प्रमुख रचना थी वो थी कुथुनकै, नदुनखै इत्यादि जो थी ये। अगला हम लोग देखेंगे 3 आरंभिक राज। तो इसको चलिए हम लोग अब देखते हैं। भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणी छोर जो कृष्णा नदी के दक्षिण में पड़ता है 3 राज्यों में विभक्त था, पांड्य, चोल, चेर या केरल। पांड्य राजवंश। तो पांड्य राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम मेगास्थनीज ने किया है। उसने कहा है कि उसका राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। पांड्य का शाब्दिक अर्थ प्राचीन या पुराना प्रदेश है। पांड्य राजवंश का प्रारंभिक उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। मेगास्थनीज पांड्य राज्य का उल्लेख माबर नाम से करता है। पांड्य राज्य भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्व भाग में था तथा इसमें अनुमानतः तमिलनाडु के आधुनिक तिरुनेलवेली, रामनद और मदुरै जिले शामिल हैं। इनकी राजधानी मदुरै में थी। आइए इसको हम लोग मैप पे से देख लेते हैं। ये हो गया दक्षिण भारत और ये दक्षिण भारत हो गया। इसमें यहाँ पे पांड्य रहा करता था और यहाँ पे चेर और ये वाला इलाका चोल का हुआ करता था। जो अभी वर्तमान में जो पांड्य वाला इलाका है तमिलनाडु में है और जो चेर है ये केरल में है और ये जो चोल वाला है आंध्र प्रदेश के आसपास वाला इलाका है। तमिल परिषदों से संकलित साहित्य में पांड्य राजाओं का उल्लेख है। पांड्य राजवंश का प्रतीक चिन्ह कार्प यानी कि एक प्रकार की मछली था। तो आप लोग इसको याद रख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि जो पांड्य राजवंश का प्रतीक चिन्ह है वो कार्प यानी कार्प का मतलब होता है एक प्रकार की मछली। प्रमुख शासक कौन कौन हुए तो उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। जिसमें फर्स्ट था नेडियोन। तो पांड्य वंश का प्रथम शासक था। नेडियोन का अर्थ लंबा आदमी होता है। नेडियोन ने पहलरुल्ली नदी के अस्तित्व प्रदान किया तथा समुद्र की पूजा भी इसने प्रारंभ करवाई, परंतु इसकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। संदिग्ध कहने का मतलब थोड़ा सा उसमें कहीं ये मतलब कि स्पष्ट रूप से नहीं पता चला है। अगला है पल्सा लैमुदुडरी। ये पांड्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक माना जाता है। पाल सालय का अर्थ अनेक यज्ञशालाएं बनाने वाला है। इसने अनेक यज्ञ किए तथा महेश्वर की उपाधि धारण की। अगला शासक नेंडुजेलियन। यह सबसे प्रसिद्ध पांड्य शासक था। इसके समय का प्रसिद्ध युद्ध तलैयालांगणम का युद्ध था। तलैयालांगणम का युद्ध 290 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में विजयी होने के कारण नेंडुजेलियन बहुत प्रसिद्ध हुआ। यह युद्ध में उसने चोल व चेर शासकों एवं अन्य 5 मित्र सामंतों के गुट को पराजित किया। इसी युद्ध में उसने चेर शासक से यानी हाथी के आंख वाला को बंदी बनाकर पांड्य राज की बंदी गृह में डाल दिया। इस विजय के बाद उसने तलैयालंगनानम की उपाधि धारण की। प्रसिद्ध ग्रंथ मदुरै कांची में नेडुजेलियन के कुशल शासक का विवरण प्राप्त होता है। वह कवियों एवं विद्वानों का संरक्षक था। नकीरर व मामुंडिरुदम जैसे कवि इसके आश्रित थे। इसी के काल में शिल्पपादिकरम के नायक कोलन को मृत्युदंड दिया गया था। बैरियवर सेलियस कोरकई। नेडुजेलियन की मृत्यु के बाद इसका छोटा भाई कोरकई सिंहासन पर बैठा। इसकी मृत्यु भित्ति चित्रों को देखते हुए हुई थी, इसलिए इसे चितिर मदर तृंजीवर्णम के नाम से जाना जाता है।
नल्ली व कोडन, यह संगम युग का अंतिम पांड्य शासक था। इसका प्रमाण नतनार की कविता में मिलता है। पांड्य राजाओं को रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार में लाभ होता था और उन्होंने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे थे। अगला शासक है चोल राजवंश। तो चोल सभ्यता चोल राज मध्यकाल के आरंभ में चोलम मंडलम यानी कि कोरोमंडल कहलाता था। ये पेन्नार और बेल्लारू नदियों के मध्य पांड्य राज क्षेत्र के पूर्वोत्तर कोण में था। उनकी राजनीतिक सत्ता का केंद्र उरयूर था, जो सूती वस्त्र के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। चोल राजवंश का राजकीय चिन्ह बाघ था। प्रमुख शासक इसमें तो उहर उर वह परहय इलन जेत्सनी चेन्नी, यह चोल राजवंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक था जिसकी राजधानी उरयूर थी। कहा जाता है कि यह राजा युद्ध में अपने सुंदर रथों के लिए प्रसिद्ध था। ईसा पूर्व दूसरी सदी के मध्य में एलारा नामक चोल राजा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया तथा लगभग 50 वर्षों तक वहां शासन किया। करिकाल, अगला शासक था करिकाल। चोल राजाओं में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। इसका काल लगभग 190 ईस्वी माना जाता है। करिकाल का अर्थ पांव जला व्यक्ति है। करिकाल ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। करिकाल ने पुहार की स्थापना की तथा अपनी राजधानी उरयूर से कावेरी पट्टनम स्थानांतरित किया। शिल्पाधिकारम के करिकाल की पुत्री आदि नंदी के विषय में सूचना मिलती है। आदि नंदी का विवाह चेर राजकुमार आत्तन आती के साथ हुआ था, जिसकी मृत्यु कावेरी नदी में डूबकर हुई थी, परंतु आदि नंदी ने अपने सतीत्व से इसे पुनर्जीवित कर दिया था। करिकाल ने पुहार की स्थापना की और कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया। इसका निर्माण 12,000 गुलामों से कराया गया था, जिन्हें श्रीलंका से बंदी बनाकर लाया गया था। पुहार की पहचान कावेरी पट्टनम से की गई थी, जो चोलों की राजधानी थी। यह व्यापार और वाणिज्य का बहुत बड़ा केंद्र था। उसका गोदीबाड़ा यानी कि बंदरगाह बहुत बड़ा विशाल था। पेरुनर किल्ली, यह अत्यंत पराक्रमी चोल शासक था। चोल राजाओं में इसी ने राजसूय जैसे महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। सेनगणनाक, इसके विषय में प्रचलित था कि पूर्व जन्म में यह मकड़ा था। इसने अपने संपूर्ण राज्य में 100 मंदिरों का निर्माण करवाया। कल्लीवल्ली नामक पुस्तक के अनुसार इसने एक युद्ध में चोल राज करिकाल को पराजित कर बंदी बना लिया था, परंतु चेर राजा के मित्र पोपगय के ने चोल विजेता की प्रशंसा कर चोल राजा को मुक्त करा लिया। चोलों के वैभव का मुख्य स्रोत सूती कपड़े का व्यापार था। इसके पास कुशल नौसेना थी। अगला शासक है चेर राजवंश। तो चेरों और पांड्यों ने चोलों के राज सीमा में जाकर अपना राज विस्तार किया। चेर या केरल देश पांड्य क्षेत्र के पश्चिम और उत्तर में था। संगमकालीन राज्यों में चेर राज सबसे प्राचीन राज्य माना जाता है। इतर्ण ब्राह्मण में चेरपाद शब्द चेरों के लिए प्रयुक्त होता है। अशोक के बृहद शिलालेख में चेरों का उल्लेख केरल पुत्र के रूप में हुआ है। चेर शब्द की उत्पत्ति तमिल शब्द चेरल या चरल से हुई है, जिसका अर्थ पर्वतीय देश है। चेर राजा चेरलतन यानी कि पर्वतीय के स्वामी कहलाते थे। चेर राजवंश का राजकीय चिन्ह धनुष था। प्रमुख शासक उदयी जरेल, यह प्रथम चेर शासक था। इसका काल लगभग 130 ईस्वी माना जाता है। इसके संदर्भ में कहावत है कि इन्होंने कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को भोजन करवाया। इसी कारण इन्हें महाभोज या उदयीन जरेल की उपाधि मिली। नेदू जनरल आदम, इसने मदुरै को अपनी राजधानी बनाया। इसकी उपाधि अधिराज थी। इसके द्वारा हिमालय तक विजय और उस पर्वत पर चेर राज चिन्ह अंकित करने की बात कही गई है। उसका चोल शासक इलन जेती चेन्नी से संघर्ष हुआ। संघर्ष में दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों की रानियां सती हो गई। नेदुन जेरल आदन के समय में पश्चिमी जगत से व्यापार महत्वपूर्ण था, परंतु व्यापार में कदम्बू नामक जनजाति बाधा उत्पन्न करती थी, जिसका उन्होंने दमन किया।
कुट्टवन। नेदुजेरल आदन के छोटे भाई कुट्टवन ने कोंगू से युद्ध में सफलता प्राप्त करके चेर राज्य के पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र तक विस्तृत कर दिया। इसने अधिराज की उपाधि धारण की। सेगुटुवन अथवा धर्मपरायण कुट्टवन लगभग 180 ईस्वी इसका क्या था शासक काल था। चेर कवियों के अनुसार उनका सबसे बड़ा शासक सेगुटुवन था, जिसे लाल या भला चेर कहा जाता था। इसने अधिराज की उपाधि धारण की तथा चेर राज्य में पत्नियों यानी कि पूजा प्रारंभ की, जिसका उल्लेख 10 गीत में मिलता है। इसे कंकणी पूजा भी कहा गया है, कंगी पूजा। शिल्पाधिकारम के अनुसार पत्नी पूजा के प्रचलन में पांड्य एवं चोल शासकों के साथ श्रीलंका के शासक भी सहायक हुए। चेर राजा ने बलिपुरम के युद्ध में 9 चोल शासकों को पराजित किया तथा कदम्बों का विनाश किया। इसके पश्चात इसने कदल पिकोतीय अर्थात समुद्र के पीछे हटने वाला की उपाधि धारण किया। पेरू जेरल इरमपोई अगला शासक था। यह चोल शासक करिकाल का समकालीन था। इसके समय में आदि गैमान नडुमानअंजी तगड़ू शासक था। इसने दक्षिण में गन्ने की खेती की प्रारंभ की थी। अगला शासक था कुडकोई इलरंजेरस इरपोई। यह चेर वंश का अंतिम शासक था। इसका काल लगभग 190 ईस्वी माना जाता है। ये तीनों राज्य अपने प्राकृतिक संसाधनों और विदेशी व्यापार से अत्यधिक लाभ उठाते रहे। ये मसाले विशेषकर गोल मिर्च उपजाते थे, जिसकी पश्चिमी विश्व में बहुत मांग थी। इन्हें अपने हाथियों के दांत मिलते थे, जो पश्चिम में बहुत ही मूल्यवान समझे जाते थे। समुद्र से मोती एवं खानों के रत्न प्राप्त होते थे तथा इन दोनों वस्तुओं का निर्यात पश्चिमी देशों में भारी मात्रा में होता था। इसके अलावे वे मलमल और रेशम भी पैदा करते थे। कहा जाता है कि सूती वस्त्र कपड़ा सांप के केंचुल जैसा पतला होता था। उरैर अपने सूती कपड़े के व्यापार के लिए जाना जाता था। जब ईसा की पहली सदी के आसपास मिस्र रोम का प्रांत हो गया और मैसूर का सटीक अनुमान होने लगा तब इस व्यापार को अत्यधिक बल मिला। धन और तलवार। जो सौदागर माल लेकर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, उन्हें परगमन शुल्क वसूल किया जाता था। युद्ध और राज्य व्यवस्था का वास्तविक आधार कृषि से होने वाली नियमित आय था। खेतों में धान, रागी और ईख की उपज होती थी। कावेरी डेल्टा के बारे में कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है, उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकती थी। तमिल प्रदेश में अनाज, फल, गोल मिर्च और हल्दी का उपज होती थी। किसानों से वसूले गए करों से राज अपनी सेना रखता था। सेना में बैल, जुड़े रथ, हाथी, घुड़सवार और पैदल सिपाही रहते थे। युद्ध में हाथी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। घोड़े समुद्र के रास्ते पांड्य राज्य में बाहर से मंगाए जाते थे। कुछ शब्द दिए हुए हैं जो मतलब कि उस समय के शब्द हैं और उसका शब्दार्थ अभी यहाँ पे दिया हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं। जिसमें वर्यम शब्द है, तो वर्यम का अर्थ होता है क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला कर। कराई, तो ये भू राजस्व या लगान इसका मतलब होता है। इराई, इसका मतलब होता है सामंतों द्वारा दिया जाने वाला कर, युद्ध में लूटे हुए माल में राज्य का हिस्सा। उसके बाद है इराऊ, जिसका मतलब होता है जबरन लिया जाने वाला उपहार। संगम या उल्गू, जो सीमा शुल्क व मार्ग कर, राज्य की आय का दूसरा सरप्रमुख स्रोत। कड़मई या पाडुवऊ, जो राजा को दिया जाने वाला शुल्क था। माँ या बेली, जिसका मतलब होता है भूमाप इकाई। और कलम, जिसका अनाज के तौल की इकाई होता था। सामाजिक वर्गों का उदय, तो तमिल भूमि में ब्राह्मण का दर्शन सबसे पहले संगम युग में होता है। बहुत से ब्राह्मण कवि के रूप में नियोजित थे और इस काम में वे राजा से उदारतापूर्वक पारितोषिक पाते थे।
कहा जाता है कि राजा करिकाल ने एक कवि को 16 लाख स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत किया था। स्वर्ण के अतिरिक्त कवियों और भाटों को नगद, भूमि, रथ, घोड़े, हाथी उपहार में दिए जाते थे। क्षत्रिय और वैश्य संगम साहित्य में नियमित वर्णों के रूप में नहीं दिखाई देते हैं, किंतु योद्धाओं का वर्ण राज व्यवस्था और समाज का महत्वपूर्ण अंग था। सेनाध्यक्षों को औपचारिक अनुष्ठान के लिए एनाडिक की उपाधि दी जाती थी। चोल और पांड्य दोनों राज्यों में असैनिक और सैनिक दोनों प्रकार के अधिकारियों के पद पर बल्लाल या धनी किसान रखे जाते थे। शासक वर्ग को अरसर कहा जाता था। बल्लाल चौथी जाति में आते थे। कृषि में लगे हुए व्यक्ति बल्लाल के नाम से जाने जाते थे। राजा की अधिकांश भूमि पर इन्हीं का अधिकार था। इनका प्रमुख बेली कहा जाता था। पेरियार लोग खेतिहर मजदूर थे, परंतु पशु की खाल या चर्म का काम करते थे तथा चटाई के रूप में उसका प्रयोग करते थे। आगे हम लोग देखेंगे संगम काल की क्षेत्रीय विविधता। तो संगम काल की जो क्षेत्रीय विविधता है उसमें पहले क्षेत्र था टिनाई क्षेत्र, उसके बाद आगम, प्रेम, फिर पूरम उसका जो युद्ध था, और जाति वहाँ के कैसे लोग थी, और जो देवतागढ़ थे वो। तो जो नेडल यानी कि तटीय जो इलाका था वो मछुआरों की पत्नियों का था, ठीक है। उसके बाद इसमें जो पूरम था वो अलग होना होता था, और जाति जो अस्थायी पारंपरिक युद्ध होता था, और देवतागढ़ में पटदावर या वरुण या काड़लौन। दूसरा था मुल्लय, वन प्रदेश कहलाता था। संक्षिप्त विरल काल और जो छापामार युद्ध प्रणाली यहाँ पे क्या थी, प्रमुख थी। कुयुम्बर यानी कि चरवाहा यहाँ के जाति जो रहते थे उनको चरवाहा कहा जाता था, और देवता यहाँ के कृष्ण या तिरुपल या मेयन कहलाते थे। अगला है कुंजरिन यानी कि पहाड़ी इलाकों को कुरिंजी कहा जाता था। यहाँ पे प्रेम विवाह या विवाह पूर्व प्रेम की प्रचलन थी। यहाँ के जो युद्ध थे वो पशुओं की लूट की जाती थी युद्ध में। जाति व्यवस्था यहाँ पे कुरुवर यानी कि शिकारी कहा जाता था, और देवता थे यहाँ पे मुरुगन, सुब्रह्मण्यम, स्कंद, कार्तिकेय और सेयन। अगला है नरुदय यानी इसको मैदानी इलाका कहा जाता था, और विवाहेतर इसमें प्रेम होता था यानी कि विवाह के बाद। और जो घेराबंद यहाँ के जो युद्ध था वो घेराबंदी युद्ध होता था, और जातीय प्रथा यहाँ पे उल्वर यानी कृषक कहलाते थे, और सेनन इंद्र यहाँ के मुख्य देवता थे। अगला है पलाई, ये प्रेमियों का लंबा विरह यहाँ पे होता था, मतलब कि ऐसा पाया जाता था। यहाँ के युद्ध जो होते थे वो अग्निदहन या विध्वंसक होते थे, और जाति होते थे मारावर, और देवतागण यहाँ पे होते थे कुर्रारवय या दुर्गा। ब्राह्मण संस्कृति का आरंभ। तो राजा वैदिक यज्ञ करते थे। वेदानुयायी ब्राह्मण लोग शस्त्रार्थ करते थे, परंतु पहाड़ी प्रदेशों के लोग के मुख्य स्थानीय देवता मुरुगन थे, जो आरंभिक मध्यकाल में सुब्रमण्यम या सुब्रह्मण्यम कहलाने लगे। तमिल भाषा और संगम साहित्य ईसा की 8वीं सदी में लिखी गई संगत की तमिल टीकाओं में कहा गया है कि 3 संगम 9,990 वर्ष तक चलते रहे। उनमें 8,598 कवि जुटे और 197 पांड्य राजा उनके संपोषक थे। इस सम्मेलनों में रचित संगम साहित्य लगभग 300 ईस्वी और 600 ईस्वी के मध्य संकलित किए गए। संगम काल को सामान्यतः 2 समूहों में बांटा जा सकता है, आख्यानात्मक और उपदेशनात्मक। आख्यानात्मक ग्रंथ मेलकण्णुक अर्थात 18 मुख्य ग्रंथ कहलाते हैं। इनमें 18 मुख्य ग्रंथ हैं, जिनमें 8 पद संकलन और 10 ग्राम्य गीत से संबंधित हैं। उपदेशात्मक ग्रंथ कीलकंठकु अर्थात 18 लघु ग्रंथ कहलाते हैं। संगम ग्रंथ के अतिरिक्त एक और ग्रंथ है जो तोलकाप्पियम कहलाता है। यह व्याकरण और अलंकरण शास्त्र का ग्रंथ है। एक और महत्वपूर्ण तमिल ग्रंथ तिरुकुरल है, जिसमें दार्शनिक विचार और सूक्तियाँ हैं। तमिल के 2 प्रसिद्ध महाकाव्य हैं, शिल्पाधिकारम और मणिमेखलय। इन दोनों की रचना ईसा की 6वीं ईस्वी के आसपास हुई है। पहला महाकाव्य तमिल साहित्य का
उज्ज्वलतम रत्न माना जाता है। इसमें एक प्रेम कथा वर्णित है। कोलन नामक एक अमीर अपनी कुलीन धर्मपत्नी कनगी की उपेक्षा करके कावेरी पट्टनम की माधवी नामक वेश्या से प्रेम करता है। 10 ग्राम काव्य, जिसमें पहला है पेरुम पनात्रुपई, जिसके रचनाकार थे रुद्र कन्नानार और संरक्षक थे तोंडैमान या फिर इलाडिविरैन। दूसरा था तिरुमुरुकात्रुपदई, जिसके रचनाकार थे नक्किनर। अगला है नेडुन लवदई, जिसके रचनाकार नक्कीदार थे और जो संरक्षक थे वो नेडुन जेलियन थे। अगला है पोरुन रात्रुपदई, जिसके जो रचनाकार थे वो कन्यार ही थे और संरक्षक जो राजा था वो करिकाल था। अगला है पतिन पल्लाई, जो रचनाकार रुद्रन कन्नार थे और जो संरक्षक थे वो करिकाल। अगला है मधुर काई कांची, रचनाकार मागुदी मरुदनार और जो संरक्षक राजा था वो नेडुन जेलियन था। सिरु पांत्रुपदई, रचनाकार नथायर और जो संरक्षक था वो था नाली कोडन। अगला है मुल्लय पापुतु, रचनाकार था नपुदनार और संरक्षक था यानी कि पांड्य के संरक्षण में तलया लंगनम किया था। कुरु जिन पातु, जो रचनाकार कपिलर था और संरक्षक बृहद्रथ था। मलय पदुकादम, रचनाकार कौशिकनार और संरक्षक कन्नन था। शिल्प पादिकारम का रचयिता संभवतः जैन था, जो तमिल देश के सभी राज्यों को कथा स्थल बनाना चाहता था। दूसरा महाकाव्य मणिमेखलय मदुरै के एक वणिक द्वारा लिखा गया है, जो अनाज का व्यापार करता था। इसमें कोलन और माधवी के संगम से उत्पन्न कन्या की साहसिक जीवन का वर्णन है। तो दोस्तों ये वीडियो मतलब कि ये जो चैप्टर था ये समाप्त हो गया। अगला वीडियो में हम लोग दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अपना पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।